हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। आज से हम आपके लिए लाए हैं इम्प्लांट के भिन्न भिन्न तरीके के कोर्सेज, जो कि हमें आप यूडेंट एकेडमी के चैनल पर लगातार देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि इम्प्लांट को एक आसान तरीके से आपको समझा सकें, लाइव सर्जरीज भी आपको दिखा सकें और सभी लेक्चर्स डाटा बेस्ड हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेंटल इम्प्लांट का बेसिक कोर्स। तो दोस्तों, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो चैप्टर 1 में शुरुआत करते हैं डेंटल इम्प्लांट की हिस्ट्री, कि कहां से डेंटल इम्प्लांट शुरू हुए और एडवांस डेंटल इम्प्लांट जिसको आप डाल रहे हैं इस समय, उसके जनक कौन थे और कहां से उनकी शुरुआत हुई। दोस्तों, इम्प्लांट का इतिहास बहुत पुराना है। यूएसए के फोंडुरस सिटी में एक जीवाश्म मिला था जिसके तीनों दांत सी शेप के बने हुए थे। और दोस्तों, ये बुरियल सेरेमनी का पार्ट नहीं था कि जब इस व्यक्ति को दफनाया गया हो तब किसी सेरेमनी के तहत इसके दांत उसमें गाड़ दिए गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसके दांतों के चारों तरफ कैलकुलस मिला था, जो इस बात को इंडिकेट करता था कि ये दांत उस व्यक्ति के तब भी थे तब वो जीवित था। तो दोस्तों, आप सरप्राइज होंगे कि उस जमाने में भी ये फिक्स्ड, फंक्शनल और एस्थेटिक टूथ रिप्लेसमेंट था। और दोस्तों, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में जाते हैं तो मेगियोलो नाम के साइंटिस्ट ने 1809 ईस्वी में गोल्ड को टूथ के रूट का शेप देकर के इम्प्लांट किया है, ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। अब दोस्तों, मॉडर्न डेंटल इम्प्लांट साइंस। दोस्तों, मॉडर्न डेंटल इम्प्लांट साइंस की स्टोरी शुरू होती है 1950 में स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी से, जहां पर एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन रेस्पेक्टेड डॉक्टर ब्रेनमार्क सर लिविंग एनिमल्स पर बोन मेरो की स्टडी कर रहे थे। दोस्तों, ये लाइव स्टडी के लिए क्या करते थे, मेरो के अंदर एक विंडो बनाते थे, उस विंडो पर एक फ्रेमवर्क फिक्स करते थे, जहां पर माइक्रोस्कोप का ग्लास लगा करके डायरेक्ट स्टडी करते थे। जिस चीज का फ्रेमवर्क बनता था उस समय टेंटेलम नाम की मेटल को यूज करते थे। टेंटेलम को रीयूज भी कर लेते थे, क्योंकि टेंटेलम काफी महंगा था तो इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये किसी नए मेटल की तलाश में थे। उन्हीं दिनों एक नया मेटल बहुत तेजी से फेमस होता जा रहा था, जो मिलिट्री एंड एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज हो रहा था। उसका नाम था टाइटेनियम, जो इजीली हैंडल हो सकता था और टेंटेलम के कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिक भी था। तो दोस्तों, इन्होंने टेंटेलम की जगह टाइटेनियम को यूज किया और अगेन स्टडी शुरू की। लेकिन इस बार की स्टडी एक चमत्कार थी। ये भूल गए कि मुझे मेरो की स्टडी करनी है, और इनका ध्यान पूरा उस फ्रेमवर्क के चारों तरफ आकर के टिक गया कि ये जो टाइटेनियम का फ्रेमवर्क है, इसमें अजीब सी चीजें इन्होंने देखी कि ना तो कोई इन्फ्लेमेशन के साइन है, ना ही किसी टिश्यू ने रिजेक्ट किया है, और हल्की हल्की बोन इसके चारों तरफ बनने लगी है। फिर दोस्तों, जब इनकी स्टडी पूरी हुई और उस फ्रेमवर्क को अलग करने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत फोर्स लगाया, लेकिन वो फ्रेमवर्क अलग नहीं हुआ। रैबिट की लेग ही फ्रैक्चर हो गई, बट वो फ्रेमवर्क अलग नहीं हुआ। जब इन्होंने स्टडी की और स्टडी करके इन्होंने पाया कि टाइटेनियम और बोन के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कोई भी कोलेजन फाइबर नहीं है, कोई फाइब्रस लेयर नहीं है, और डायरेक्ट बोन से कांटेक्ट बना चुका है। और इसी को इन्होंने ओसियो इंटीग्रेशन का नाम दिया। तभी से शुरू हुई इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की एक नई दुनिया। और इस तरह से डॉक्टर ब्रेनमार्क 1950 से 1960 तक बोन और टाइटेनियम के कांटेक्ट रिलेशन पर स्टडी करते रहे, और फाइनली 1960 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के एनाटॉमी डिपार्टमेंट की तरफ मूव किया, जहां पर उन्होंने अपना एक रिसर्च ग्रुप बनाया। और उस ग्रुप में ये चाहते थे कि हम इस इम्प्लांट को बोन में फिक्स करें और ऐसी जगह पर फिक्स करें जहां लोड बियरिंग एरिया हो। तो चूंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो सबसे पहले तो इन्होंने लेग्स और लिम्स पर उसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन चूंकि वहां बोन काफी डीप होती है, तो बोन डीप होने के कारण वहां पर टिश्यू, वेसल्स और मसल्स का काफी पोटेंशियल डैमेज हो रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट ओरल कैविटी में किया जाए, जहां हम टीथ का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं और बोन भी वहां काफी पास होती है। जस्ट एक फ्लेप हटाना पड़ेगा, बोन एक्सपोज हो जाएगी और आसानी से ड्रिल करके हम इम्प्लांट डाल सकते हैं। वहीं से शुरू होता है इनके एक्सपेरिमेंट ओरल कैविटी के अंदर। और 1965 में ब्रेनमार्क ने इस दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा दिया, और पहली बार इस दुनिया में किसी इंसान के मुंह के अंदर टाइटेनियम के इम्प्लांट डाले गए। जी हाँ, इसके पहले रोगी थे गोस्ता लेसॉन। इनके क्लेफ्ट पैलेट था, ये ढंग से खाना नहीं खा पा रहे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर थी, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और इनके पास कोई बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए ये बहुत हैप्पीली इम्प्लांट वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हो गए। इनके लोअर जो में 4 इम्प्लांट डाले गए, जिन पर 12 दांतों का प्रोस्थेसिस लगाया गया, जो टाइटेनियम बेस्ड था, और वो बन गए मॉडर्न इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के पहले पेशेंट गोस्ता लासोन। दोस्तों, ये 2006 तक जिंदा रहे और 75 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई। तो 1965 में डाला हुआ इम्प्लांट 2006 तक बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा था, यानी कि इस दुनिया का पहला टाइटेनियम इम्प्लांट की लॉन्ग लाइफ ही
40 साल रही, लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। चूंकि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, इसलिए लीगली ये डेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन इनकी सक्सेस रेट को देखते हुए, इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने फाइनली 1975 में इनको लीगली डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया और फिर ये बन गए ऑर्थोपेडिक सर्जन से डेंटल सर्जन। क्योंकि इस नई खोज के कारण काफी लोगों में उम्मीद जगी थी और बहुत से पेशेंट लाइन में थे, तो समस्या ये आई कोई भी डेंटिस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स का फायदा उठाकर कुछ गलत ट्रीटमेंट ना कर दे। इसलिए ब्रेन मार्क ने फिर ट्रेनिंग कोर्सेज खोले और जो उन ट्रेनिंग कोर्सेज में ट्रेन डेंटिस्ट थे वही ये इम्प्लांट डाल सकते थे, और इस तरह से फिर ये इम्प्लांट कनाडा और यूके तक पहुंच गया। वहां भी डेंटिस्ट इसका यूज करने लगे, कंपनीज आई, नए नए इम्प्लांट डिजाइन्स बनने लगे। लेकिन दोस्तों 15 साल के इस सफल प्रयास के बाद भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा ईगो था कि डेंटल की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को एक स्वीडिश ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सॉल्व कर दिया जो वो नहीं कर पाए थे। बस यही ईगो उनको रोक रहा था। लेकिन 15 साल बाद टोरंटो में कॉन्फ्रेंस हुई, वेल डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्रेंस की जब ब्रेन मार्क ने, तो सभी निरुत्तर हो गए। फाइनली इस खोज को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और फिर शुरू हो गया अमेरिका में भी इम्प्लांट डलना। तो दोस्तों इस तरह से इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में 1965 से अब तक कई नए डेवलपमेंट हो चुके हैं। हम हर स्तर पर इन डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे हर लेक्चर्स में। आप जरूर ध्यान से सुनिएगा यूडेंट एकेडमी के हर लेक्चर को। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर आएगा ओसियो इंटीग्रेशन पर। हम उस पर बात करेंगे कि ओसियो इंटीग्रेशन क्या होता है, ओसियो इंटीग्रेशन पर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।